तो ये कहानी है एक ऐसे रैंकर की जो कि रैंकर्स का ही रखवाला है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का काम है। नॉर्मली हम मानवा में देखते हैं कि रैंकर्स लोगों को बचाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा रैंकर है जो कि रैंकर्स को ही बचाता है। तो बिना किसी बकवास के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अपने पुराने दिनों की तरह रैंकर को बचाने का काम डेरेक कर रहा था, जिसमें हम उसकी पार्टनर सिल्वी को भी देखते हैं। मगर डेरेक सिल्वी के स्पेसिफिकली टीम में नहीं है, बल्कि उसको सिर्फ सिल्वी ने बुलाया है क्योंकि उसके टीममेट्स पोर्टल में फंस गए हैं। जब वो रूल्स को हमेशा की तरह समझाती है तो डेरेक उसकी बात को बीच में काट कर एनर्जी ड्रिंक पी रहा था और बोला कि मुझे सब कुछ पता है मेरी जान, मुझे समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम हमेशा की तरह मुझे दो ही रूल समझाती हो, जो कि एक है डिनर से पहले वापस आना है और उसके टीममेट्स को बचा कर लाना है। ये मेरा फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इस तरह बच्चों की तरह मुझे रूल समझा रही हो। तो डेरेक के कॉन्फिडेंस को देखकर सिल्वी इंप्रेस तो नहीं होती, लेकिन उसके मुंह से गाली जरूर निकलती है और देखते ही देखते वो पोर्टल को खोल लेती है और डेरेक उसके अंदर चला जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है कहानी का रियल ट्विस्ट। हम एक बहुत ही खतरनाक फाइट को देखते हैं जिसमें ड्रैगन्स थे और गॉर्गन्स की तरह कुछ वॉरियर्स भी मौजूद थे, जो कि इस बात का अंदेशा देते हैं कि इस पोर्टल में सिल्वी की टीम मेंबर्स की फील्डिंग सेट हो चुकी थी। मगर इसमें जो हमारा हीरो था तो उसकी भी फील्डिंग सेट थी। वो कुत्तों की तरह सांसें ले रहा था और बोलता है कि उसको इतना तो समझ में आता है कि इन लोगों की फील्डिंग सेट थी, लेकिन उसकी कैसे हुई ये तो एक मिरेकल हो गया। और यही से ही हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का बैड लक शुरू होता है। और ये कोई ऐसा वैसा बैड लक नहीं है, इसमें उसको 10 सालों तक एक जगह पर कैद रहना पड़ता है। अब ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ऐसा मैं करता हूँ तो मुझे पता है कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारी गालियां सुनने को मिलेंगी। और हाँ, गालियों से याद आया, अब तो ये मेरा रोज का हो गया है। टावर ऑफ गॉड की जो नेक्स्ट पार्ट होगी ना, उसको इस न्यू एपिसोड के बाद हम शुरू करेंगे, क्योंकि मानवास दिन ब दिन कम होते जाते हैं और मैं कंटेंट को अपने चैनल पर ज्यादा रखना चाहता हूँ, जिसको बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब दोबारा स्टोरी पर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उसकी बैड लक शुरू हुई तो वह 10 सालों तक इस पोर्टल में कैद रहा। 10 साल एक ऐसा वक्त होता है जिसमें आप अपनी इंसानियत और सैनिटी को खो देते हो। आपको ऐसा लगता है कि अब दिन ब दिन पागल होते चले जाते हो। और यही चीज हमारे डेरेक को पागल बना रही थी, क्योंकि आइसोलेशन की वजह से उसका दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा था। एक सिंपल मिशन ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, यहाँ तक कि वो उसकी थिंकिंग को ही बदल देता है कि लोगों की मदद करना आज के बाद वो फजूल है। और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, बस सिर्फ एक मौका उसको दोबारा चाहिए ताकि वो इस पोर्टल से बाहर निकले। मगर बस वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदला, हफ्ते महीनों में बदले और महीनों में साल गुजरे, मगर ना तो सिल्वी की तरफ से कोई पोर्टल खुला और ना ही उसकी मदद करने के लिए कोई आया। यही उसको एक रियलिटी चेक मिला। अब चलिए जानते हैं कि आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि डेरेक को इस पोर्टल में 10 सालों तक रहना पड़ा। तो कहानी सिंपल थी, वो रैंकर्स की मदद कर रहा था, लेकिन रैंकर्स के साथ साथ उसे ये फील हुआ कि मॉन्स्टर्स पहले से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसलिए वो बहुत सारे लोगों को बचा नहीं पाया और कुछ ही लोगों को बचा के पोर्टल के थ्रू सेफली भेज दिया। मगर सिर्फ एक कमबख्त पर्सन ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल डाला, क्योंकि वो एक आखिरी पर्सन उसकी पूरी लाइफ को अपने साथ ले डूबा। उसको बचाते वक्त दूसरे लोगों ने उसको बुलाने की कोशिश भी करी, लेकिन उसने सुना नहीं और बस उसने समझा कि वो इस बंदे को बचा सकता है। मगर उस एक बंदे को बचाते वक्त उसने अपनी आंखों के सामने उस पोर्टल को आखिरी बार बंद होता हुआ देखा और 10 सालों तक उसने सामने की तरफ से कोई भी पोर्टल खुलता हुआ नहीं पाया जो कि उसकी मदद करने के लिए आया था। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि इसका फेस रिएक्शन कैसे होगा? ये है इसका फेस रिएक्शन, जिसमें इसकी पूरी तरह से फटी हुई है, क्योंकि अब इसको ये समझ में आ गया है कि पोर्टल तो बंद हो गया, तो अब जाने का रास्ता कहां से ये ढूंढे। और इसी चीज को लेकर वो पूरे 10 सालों तक खुद को कोसता रहा कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा। वो जाके दोबारा आके उनकी मदद भी कर सकता था, तो आखिर उस वक्त उसने इस तरह हीरोपंती क्यों दिखाई। इसी बात का डेरेक को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है। वो खुद में ही कंक्लूजन ढूंढने लगा कि क्या उसकी यहाँ पर ट्रैप रहने की वजह यह है कि किसी ने उसको धोखा दिया, या फिर वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं था कि वो सबको अकेले संभाल पाए। मगर जैसे तैसे करके वो अपनी सैनिटी को संभालता है और नेगेटिव सोचने से खुद को रोकता है, क्योंकि जितना वो ज्यादा नेगेटिव सोचेगा तो उतना ही वो खुद को कमजोर करेगा। तो वो बस इस बात को साइड करते हुए ये कहता है कि चलो सिल्वी और दूसरे लोग उसे अब तक ढूंढने में लगे होंगे। मगर क्या ये सच में सिर्फ इसी की ही सोच है, या फिर वो इस तरह कर भी रहे होंगे, क्योंकि अब तक पूरे 10 साल गुजर चुके हैं। मगर इन पूरे 10 सालों में वो वेला नहीं बैठा
हुआ था। उसने अपनी बॉडी को हर एक एंगल से स्ट्रॉन्ग करने में पूरी जी जान लगा दी, क्योंकि और कुछ तो उसके पास करने को था ही नहीं। वो बस प्रैक्टिस करता गया, जो कि पूरे 10 सालों में उसने सिर्फ एक काम ही किया है, जिससे आज वो अपने जहन और गुमान में है और वो ठीक है, मतलब कि पागल नहीं हुआ। मगर डेरिक हकता कहाँ होगा? अब 10 सालों तक उसने सिर्फ प्रैक्टिस ही की, तो उसने हगा कहाँ? लेकिन सोचो, उसने 10 सालों तक कुछ खाया भी नहीं, तो चलो मान लेते कि उसके अंदर कुछ था ही नहीं निकलने को। वेल व्हाटएवर, हगने की बात छोड़ देते हैं, स्टोरी पर आते हैं। तो अब एक दिन कुछ यूं होता है कि उसको एक सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि कोई चीज सिस्टम के अंदर इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, तो सिक्योरिटी के तौर पर उससे उसका सिस्टम लिया जा रहा है। अब एक चीज जो कि उसको खुद पर काबू रखने में मदद कर रही थी, वो ही उससे लिया जा रहा है, तो इससे वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे गुस्सा आता है। यहाँ तक कि कुछ महीनों गुजरने के बाद पता चला कि बंदा अपने ही गोश्त को खाकर खुद सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास कुछ हाईली पोशंस तो है जिससे वो अपनी स्टिचेस लगाकर दोबारा खुद को हील तो करता है, लेकिन वो अपनी बॉडी पर और अपने चेहरे पर कुछ क्रैक्स भी देखता है, जो कि वॉइड की तरफ से है। वॉइड ये स्पेशल एरिया है जिसकी ना शुरुआत का पता है और ये जो कहां पर खत्म होता है ना उसका पता है। तो अब आखिरकार तक हार कर डेरिक मान लेता है कि वो हार मानता है, अब और उससे नहीं होगा। और इसी में ही कुछ हफ्ते गुजरते गए और आखिर में उसके सामने एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया, जो कि था वॉइड की तरफ से एक आवाज आई। जब उसने उस वॉइड को जवाब दिया तो एक क्रैक खुला, जो कि इस बात का अंदेशा देता है कि कुछ वॉइड में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो घुस रहा है तो ये उस जगह से वापस निकल सकता है, लेकिन वो चीज है क्या? इसके बारे में सोचने से ज्यादा उसके चेहरे पर जो एक्साइटमेंट आप देख रहे हो ना, तो हाँ, वो हर एक चीज का सामना करने के लिए तैयार है जो कि इस वॉइड में घुसने की कोशिश कर रहा है। या तो सिल्वी होगी, या तो कुछ रीइंफोर्समेंट होगी, या फिर कुछ और देखने को मिलेगा। यही चीजें वो सोच रहा था, मगर उससे रहा नहीं गया और वो उस चीज के आने का इंतजार नहीं कर पाया और वो खुद ही उस क्रैक के करीब गया। बाहर जाने की एक्साइटमेंट उसके अंदर एक कीड़े को जन्म देती है, जो कि क्यूरियोसिटी से बहुत ज्यादा उछल रहा था। मगर उसका ये उछलना भी ज्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि कोई चीज उसको एक दमदार सा मुक्का देती है और उसको दोबारा से उस क्रैक में, मतलब के वॉइड में भेज देती है। अब ये सारी चीजें उसको हेलुसिनेशन लग रही थी, लेकिन जब उसका सिर टकराया और उसने दर्द को पहली बार महसूस करा, तो वो समझ गया कि ये कोई हेलुसिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी फोर्स ने उसको दोबारा से वॉइड में भेज दिया है, तो मतलब कोई बड़ी चीज होगी। जब उस फोर्स के पीछे चीज को हमें दिखाया गया तो वो एक वॉइड बीस्ट था, जो कि देखकर डेरिक समझ गया कि 10 सालों में उसने आज तक किसी के साथ बात नहीं की, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई बात करता है तो इस तरह ग्रीटिंग्स तो वो पहली बार फील कर रहा है और उसने जाना भी। वो एक्साइटिंगली उस वॉइड बीस्ट की ओर देखा और बोला, लगता है तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाने होंगे कि हेलो किस तरह बोलते हैं। और ऊपर से एक चीज उसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी कि सिस्टम के बिना वो कितना ज्यादा पावरफुल है। वो वॉइड बीस्ट पर हमला करता है और वॉइड बीस्ट पे अपना बड़ा सा मुंह खोलकर कुछ बीम को तैयार करता है, जिसके बाद वो कुछ मल्टीपल अटैक्स उस बीस्ट के मुंह से अपनी ओर आता हुआ पाता है, जिसको वो बड़े ही आराम से डॉज करता है। मतलब कि उसकी एजिलिटी सिस्टम के बगैर भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मगर सिस्टम के बगैर वो थक जाता है और उनमें से एक उसको आकर सीधा लगता है, जिससे वो लुढ़कता हुआ पीछे गिर जाता है। अब इस अटैक को खाने के बाद डेरिक बोला कि अब 50% मुझे पता है कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, मगर उसने पाया कि उसके सिर से खून निकल रहा था, तो अब वो 50% 100% में बदल जाता है कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है। मगर संकी डेरिक खून को देखकर मुस्कुराता है, ना कि घबराता है, क्योंकि उसको तो अपना खून बहाने की तड़प हो रही थी। शायद 10 सालों तक अकेले रहने में और खून ना बहाए हुए उसको बड़ा अरसा हो गया था, तो ये देखने के बाद उसको बड़ा ही मजा आ रहा है। और ये डेरिक के लिए एक ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि अब उसके दिमाग में जो धुंध भरी हुई थी वो भी इस जगह में रहकर तो वो पूरी की पूरी चली जाती है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या फिर मरो या फिर यहाँ से बाहर निकलो। अगर यहीं पर ही उसे कैद रहना है तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर ही इस वॉइड बीस्ट से मरना है, मगर मुझे यहाँ पर नहीं रहना। दोनों तरफ से विन ऑन विन सिचुएशन में खुद को पाकर वो बहुत सारी माना को रिलीज करता है, जिससे वो बिल्कुल थॉर द गॉड ऑफ थंडर की तरह लग रहा था और बिल्कुल सोनिक की तरह वो स्पीड से भागता है ताकि वो उस वॉइड बीस्ट के अटैक को हेड ऑन ले पाए। वॉइड बीस्ट भी उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर ब्लास्ट को फेंक देता है और ब्लास्ट को वो अपने स्पीयर की मदद से दूर कहीं और फेंक देता है, जिससे बहुत धमाके होते हैं। धूल मिट्टी उड़ जाती है और इसी धूल मिट्टी का फायदा उठाकर वो हवा में उड़ते हुए मलबों पर छलांगे मारता हुआ उस बीस्ट के ऊपर से गुजर जाता है, क्योंकि वो और इस बीस्ट के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इतनी ग्रीटिंग्स इन दोनों के लिए काफी थी और अगले ही
पल पूरे 10 सालों के बाद वो पहली मर्तबा सूरज को देखता है, जिसको देखकर उसे बड़ा ही मजा आता है और वो खुशी से झूम उठता है और चिल्लाते हुए बोला, अब दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो कि मुझे रोक पाए। किसी के बाप की भी मैं मदद नहीं करूंगा, अगर वो मरने की कगार पर ही क्यों ना हो। बस मैटर यही करना है कि जिंदगी अकेले बितानी है और बच्चे पैदा करके एक अच्छी पार्टनर के साथ कहीं दूर पहाड़ों में रहना है। और पहाड़ों से याद आया, मेरा व्लॉग भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो उसे मैं एक डिफरेंट चैनल पर अपलोड करूं या फिर इस चैनल पर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। बहुत ही अच्छा टूर है और कुछ नया ट्राई करने को भी मिल जाएगा और तुम लोगों को एक अलग सा कंटेंट भी देखने को मिलेगा। मुझे आप लोगों की एक बात समझ में नहीं आती, आप व्लॉग्स भी देखते हो, आप डैडी व्यू की तरफ वीडियो भी देखते हो, लेकिन जब हम जैसे यूट्यूबर की बात आती है वो कुछ अलग डालता है तो साला कोई क्लिक ही नहीं करता। वैसे मैंने तो कुछ डाला ही नहीं, और मैं अगर डालू भी तो तब ही मुझे शायद पता चलेगा। मैंने बस बाकी मानवा क्रिएटर्स की ओर देखकर बस एक पॉइंट उठाया, मगर शायद वो उस तरह कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाए जो कि आप देखते हो बाकी चैनल्स पे। तो मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, ये टूर अच्छा है, आप देख लेना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब दोबारा अपनी वीडियो पर आते हैं। तो डेरेक के बाहर निकलने के बाद स्टोरी एक अलग सा मोड़ ले लेती है, जिसपे हम जंगल में एक गुम हुए बच्चे को देखते हैं जो कि यहाँ वहाँ किसी चीज से भाग रहा था और वो अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा और अफसोस भी कर रहा था कि उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात को मान लेना चाहिए था कि शाम को जंगल में घूमना एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि उसने खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में जो डाल दिया है। पता नहीं कैसे वो गिर के लुढ़कता हुआ चोटी से बस गिर ही रहा था कि वो खुद को संभाल लेता है और वो बोला, भैंस की टांग अगर मैं गिर जाता तो मेरे जिस्म का तो पता ही न चलता कि मेरा सिर कहाँ है और मेरे पैर कहाँ है। कि तभी हम उस बीस्ट को भी देखते हैं जो कि एक वुल्फ बीस्ट था, जो कि इस बच्चे का बड़े ही तेजी से पीछा करते हुए आ रहा था। वो उस वुल्फ को देखकर डर गया और उस चोटी से जिसको गिराने से वो खुद को रोक रहा था, तो इसी से ही दोबारा नीचे गिर जाता है। मगर लकीली उसने सिर्फ पत्थरों को नीचे पाया था, लेकिन वहाँ पर झरना भी था जिसपे वो गिर जाता है और वो खुद को सही सलामत पाता है। मगर तभी उसने आसमान में एक अनयूजुअल वर्ल्ड देखा जो कि ओपन हो रहा था, बिल्कुल एक थंडर की तरह ऊपर से नीचे कुछ गिरता है और हम डेरेक को पाते हैं। अब हमें पता है कि डेरेक एक इंसान है, लेकिन पोर्टल से बाहर निकलते हुए जब हम उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरेक को देखते हैं तो वो एक डीमन से कम नहीं लग रहा था। इसी वजह से वो बच्चा डेरेक को अपने सामने पाकर बहुत ज्यादा डर रहा था। डेरेक के लैंड होते ही दोबारा से वही सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो कि उसे बोला कि एक एरर है जो कि उसके सिस्टम में पाया जा रहा है और वो बड़ा ही खतरनाक है। अपने सिस्टम की तरफ से दोबारा मैसेज को देखकर वो बड़ा ही खुश हुआ और हैरान भी, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपने सिस्टम को खो दिया है। तभी उसने क्रैक की तरफ से एक ब्लास्ट को आता हुआ महसूस किया और वो एकदम से उस झरने से बाहर निकलकर छलांग लगाता है और एक जोरदार बीम गिरती है, जिसे देखकर वो बच्चा भी टेरिफाइड हुआ। और जहाँ तक डेरेक की बात है तो उसे पता है कि ये बीम किसने फेंकी है, मगर वो सही सलामत है, यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। फिर जब हमने डेरेक को देखा तो वो पानी से निकल चुका था और बिल्कुल गीले कपड़े की तरह खुद को सुखा रहा था, मगर हमने पाया कि उस पानी में वो भेड़िया भी आ चुका था और बाहर आते हुए खुद को सुखा रहा था। भेड़िया की नजर सीधा डेरेक पर पड़ती है जो कि बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह दूर पड़ा हुआ है, और जिस नजरों से वो वुल्फ डेरेक को देख रहा था तो साफ साफ पता चलता है कि इसके कुछ अच्छे विचार तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर डेरेक को क्या, वो तो आउट कोल्ड है, मतलब कि अनकॉन्शियस है। मगर अगली ओर अगर डेरेक की बात की जाए तो अब उसे लगता है कि ये वो एक हेलुसिनेशन देख रहा था, क्योंकि अनकॉन्शियस होने के बाद भी उसे वॉइड के कुछ ड्रीम्स आ रही थी जो कि उसे बहुत ज्यादा डराती है, क्योंकि अब वॉइड उसे एक ऐसे झलक दिखा रहा है जिसकी उसको तड़प है। ये चीज अब उसे बहुत ज्यादा पागल करने वाली है। मगर ये तो हमें ही पता है कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, और तब तक हमने उस वुल्फ को पाया कि वो उसके पैर को बाइट कर रहा था, वो भी सॉफ्टली। डेरेक अपने कॉन्शियसनेस में तो आ रहा था, मगर वो ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि वो नींद से उड़ रहा हो। मगर उसने उस भेड़िए को नहीं देखा और वो बोला कि मुझे 5 मिनट और चाहिए, मुझे थोड़ा और सोना है। मगर काटने के वक्त दर्द के बजाय वो कुछ गुदगुदी महसूस करता है, जिससे डेरेक बड़े ही जोर से हंसा और वो बोला, रुको, ये बहुत ही ज्यादा टिकलिश है। और आखिरी वाली बाइट से डेरेक अपनी नींद से उठकर उसे एक हाथ से उठा लेता है, वो भी ये ना जाने हुए कि कोई चीज उसे काट रही थी, और वो
उसको थप्पड़ देना शुरू कर देता है जबकि उसकी आंखें बंद थी। इस सब नजारे को वो बच्चा भी पीछे से देख रहा था और वो बोला ये तो वाकई में एक डीमन है। जब उसने पाया कि एक वुल्फ को उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है तो वो उसको पपी बुलाने लगता है, मगर क्यूरियोसिटी उसे इस बात की थी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उसको एक छोटे पपी की तरह ट्रीट करने लगता है और आसपास जंगल को देखकर उसकी खुशी हम उसके चेहरे पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि वो कितना ज्यादा खुश है दोबारा इस दुनिया में खुद को पाकर। चाहे जंगल में कंकाल ही क्यों ना पड़े हो, लेकिन उसे देखकर टेरिक बोलता है कि ये तो एक कला है। ये जानने के बाद कि वो कोई हेलुसिनेशन नहीं थी तो वो उस वुल्फ को अपने साथ बिठाकर अपने सिस्टम में स्टैट्स को देखता है, मगर उसको हैरानियत हुई कि उसका सिस्टम तो वापस आ चुका है लेकिन उसके स्टैट्स गायब हैं। टेस्ट आउट करने के लिए कि उसने अपने स्टैट्स को खोया है लेकिन उसकी स्किल्स तो जरूर उसके पास होगी। जब वो सामने की ओर एनर्जी स्लैश लगाया तो कुछ भी नहीं हुआ, जो कि देखकर डेरिक के साथ साथ वो वुल्फ भी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मजीद वो कुछ और एनर्जी स्लैशेस लगाता है लेकिन बिल्कुल घंटा फर्क उसे दिख नहीं रहा था। अब ये मैटर उसके सिर में दर्द क्रिएट कर रही थी। वो अपने सिर में दर्द नहीं चाहता क्योंकि वो 10 सालों तक बस ओवर थिंकिंग करके बहुत ज्यादा थक चुका है। झट से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि शायद से पुराना वाला नए वाले के साथ मिक्सअप हो गया है। इस वजह से वो जो अनयूजुअल सिस्टम नोटिफिकेशन था जो कि नेगेटिव दिख रहा था और किसी इन्वेजन के बारे में बात कर रहा था, तो शायद दो सिस्टम आपस में कंबाइन हो गए हो। मगर एक पल दोबारा इस जगह को देखने के बाद वो सवाल करता है कि ये जगह आखिर कौन सी है, वो दुनिया के किस कोने में आ चुका है। कि तभी वो बच्चा किसी चीज पर पैर रखता है और एक साउंड क्रिएट होता है जिसकी वजह से डेरिक पपी को कस के पकड़ लेता है और पूछा कि वहाँ पर कौन है। तब तो कुछ रिस्पॉन्स आता तो हमने उस बच्चे को पाया कि वो घुटनों के बल माफी मांगता हुआ बोला कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था, उसे माफ कर दो। अगर वो डीमन उसको मार भी देता है तो उसका गोश्त स्वादिष्ट नहीं है। तो डीमन का सुनकर डेरिक बोला कि बच्चे तुम्हें किस एंगल से मैं एक डीमन दिख रहा हूँ। मगर जिस नजरों से वो उस बच्चे की ओर देखता है तो वो अपनी पैंट गीली कर देता है और वो वुल्फ उस बच्चे की ओर देखकर दोबारा उस पर हमला करने लगता है। मगर डेरिक उसे डांट कर बोलता है कि कोई उससे बात कर रहा है तो उस पपी को चाहिए कि वो मैनर्स से जहाँ पर वो बैठा हुआ है तो वहीं पर ही चुपचाप खड़ा रहे। इस नजारे को देखकर वो बच्चा बोला ये तो वाकई में एक संकी है। डेरिक खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए उस वुल्फ का नाम जैक बताता है और सामने बच्चा अपना इंट्रोडक्शन देता हुआ बताता है कि उसका नाम टॉमी है और वो भी उसकी तरह एक रैंकर है। मगर जब उसने टॉमी का लेवल पूछा तो टॉमी एक सीक्रेट को रिवील करता है कि जब तक एक इंसान 13 साल का नहीं हो जाता तो तब तक उसकी अवेकनिंग नहीं होती, इसलिए वो अब भी 13 साल का है। ये चीज डेरिक के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि वो इस रूल के बारे में सुन रहा है। तो डेरिक एक और चीज के बारे में बताता है कि सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए उसे एक मॉन्स्टर मारना होगा, तभी सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो वो अपने सामने अपने पेट जैक की ओर देखता है और जैक भी डेरिक की ओर देखता है, वो भी टॉमी की बात को सुनकर। मगर वो बहुत ही ज्यादा घबराता है लेकिन तब तक डेरिक उसको मार भी देता है। टॉमी पूछा कि वो आखिर अपने पेट को ऐसे कैसे मार सकता है, तो डेरिक बताता है कि ये कोई पेट वेट नहीं, बस ये इसके साथ खेलते हुए उसको बड़ा मजा आ रहा था। वुल्फ को मारने के बाद जब उसका लेवल वो देखता है और सामने टॉमी को देखता है कि अब तक ये अवेकन नहीं हुआ, तो वो टॉमी को कहता है कि तुम छोटे बच्चे हो और बच्चों में थोड़ी सी अक्ल और समझ होती है लेकिन तुम तो बड़ी ही नालायक हो। डेरिक टॉमी को बताता है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी डेरिक उसको खुद से दूर करता है तो यहाँ पर जंगल में मॉन्स्टर्स उसे फाड़ के रख देंगे। और अब वो मोमेंट आता है जब उसे ये पक्का पता चल जाता है कि उसके पास अब 2 सिस्टम है। उसकी पुरानी स्किल्स भी वापस आने लगती हैं और सरप्राइज की बात ये है कि न्यू स्किल्स के साथ वो कंबाइन होने लगती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है और वो इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी टॉमी के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। जब डेरिक ये रियलाइज करता है कि इसको भूख लगी है तो वो अपने पेट जो कि वुल्फ जैक है उसको ही पकाने लगता है। खाने के साथ साथ डेरिक उसको पानी भी देता है और टॉमी बहुत ही देर से प्यासा हुआ उसको बड़े ही जल्दी निगल रहा था। तो डेरिक बोला इतनी तेजी से भी मत पिया करो, तुम बीमार हो जाओगे। अब यहाँ पर सुकून की सांस लेता हुआ वो बैठकर अब इस न्यू सिस्टम के बारे में जानना चाहता है कि इसके मदद से वो अपने पुराने सिस्टम को कैसे यूज कर सकता है। जब उसने मेडिटेशन स्किल को दोबारा यूज करना चाहा तो उसके सिर में एक जोर सा शॉकवेव क्रिएट होता है जिससे उसे बड़ा दर्द हुआ और साइड बैठा टॉमी जो कि उसे देखकर बोला क्या हुआ, क्या तुमने पानी जल्दी पिया इस वजह से तुम बीमार होने लगे हो। तो डेरिक रिस्पॉन्स में बोलता है कि मूर्ख लड़के कुछ भी नहीं हुआ, बस कुछ शॉकवेव्स मेरे बॉडी में विदाउट इन्विटेशन आ गई। मगर अब उसे इस वर्ल्ड के बारे में और इस 2 सिस्टम्स के बारे में एक गुड न्यूज देखने को मिलती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेरिक के पास अपना ओल्ड सिस्टम भी है और अपना न्यू सिस्टम भी अब उसके पास है। तो जब भी ओल्ड
सिस्टम की स्किल और न्यू सिस्टम की स्किल आपस में मैच करती है तो वो आपस में मर्ज हो जाती है, जिसकी मदद से वो इवॉल्व होती है, वो भी एडवांस स्किल में। तो अब ये इस बात का अंदेशा देता है और डेरेक बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि वो इन दो सिस्टम से और इवॉल्व स्किल से वो और भी ज्यादा पहले से ताकतवर बन सकता है। ये बोलता हुआ हम उसके चेहरे पर एक अनप्लेजेंट स्माइल को भी देखते हैं, जो कि वाकई में एक डीमन की तरह दिख रही थी। अगले सीन में डेरेक टॉमी को ट्रिमर हवाले करता है ताकि वो उसका हुलिया थोड़ा सा ठीक कर ले, मगर टॉमी इनकार करता है कि उसे ट्रिमर चलाना नहीं आता। तो डेरेक उससे कहता है ज्यादा सोचना नहीं, बस थोड़ा सा ही, तुमने अपने हाथ को आगे पीछे करना है, बाकी सब कुछ ट्रिमर कर लेगा। मगर ये करते हुए तुम्हें मुझे इस वर्ल्ड के बारे में बताना होगा और तुम कहाँ पर रहते हो उस जगह के बारे में भी तुम्हें बताना होगा, तभी मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। तो जब दोनों पार्टीज ही डील को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो टॉमी अब इस वर्ल्ड के बारे में डेरेक को बताना शुरू कर देता है। टॉमी स्टोरी को काफी सिंपल रखता है कि सिस्टम्स लोगों के लिए एक गॉड की तरह हैं। वो बिल्कुल भी कमी पेशी नहीं करते और सब लोग सिस्टम के लिए बराबर हैं। मगर ये बात एलीट क्लास फैमिली को हजम नहीं हो रही थी और वो अलग अलग तरीकों से अपने सिस्टम को इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो भी आम सिस्टम यूजर से ताकतवर होने के लिए, जिस वजह से सिस्टम का बैलेंस बिगड़ गया और एलीट क्लास स्ट्रॉन्ग होती गई और मिडिल क्लास के लोग सिस्टम के थ्रू लेबर्स का काम करने लगे। और एक और बात भी टॉमी से पता चलती है कि उन्हीं एलीट क्लासेस फैमिली की वजह से उसके पेरेंट्स के साथ कुछ बुरा हुआ है, जो कि वो रिवील कर तो रहा था कि तभी डेरेक उसको रुकने का कहता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही उसके बालों को काट रहा था। टॉमी पहले से ही उसको सॉरी कहता है ताकि अगर उसने कुछ गड़बड़ की हो तो डेरेक उसे माफ कर दे। मगर जब डेरेक अपने आईने में देखता है, जो कि पता नहीं कहां से आई, लेकिन जो इसके हाथ में ब्रेसलेट है शायद इससे ही उसने निकाली हो, तो वो बोला कि बच्चे तुम इतने बुरे भी नहीं हो, तुमको तो एक बार्बर की शॉप खोल लेनी चाहिए और कांग्रेचुलेशन, तुमने सॉरी तो बोला, लेकिन अब तुम्हें जिंदा रहने का मैं दूसरा मौका देता हूँ क्योंकि तुमने बड़े ही अच्छे तरीके से मेरे बालों को काटा है। सफर करते करते दोनों को बहुत टाइम लग जाता है, इसमें टॉमी सो भी जाता है और अगले ही पल डेरेक उसको उठाकर कहता है कि उठो, क्या यही तुम्हारी जगह है? तो उठता हुआ वो बोला कि नहीं, मैं रेना के विलेज से हूँ। तो वो सामने जगह को देखकर बड़ा ही शौक हुआ और डेरेक के पीठ से उतरकर उसकी ओर भागने लगा। भागते हुए वो मिस्टर जोनस को बुला रहा था। उसके घर का दरवाजा विदाउट परमिशन खोलते वक्त उसको खून की बदबू आ रही थी और जो ही वो दरवाजे को खोलता तो मिस्टर जोनस जमीन पर पड़े हुए थे और उनकी रूह उनकी बॉडी से कब की निकल चुकी थी। इससे टॉमी बहुत ज्यादा डर जाता है कि तभी डेरेक उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। मगर टॉमी एक अच्छा लड़का है, वो बोला कि ये बहुत ही अच्छे अंकल थे, लेकिन आखिर ये कैसे मरे? जगह की इंस्पेक्शन से टॉमी को पता चलता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर ने इन्वेड किया था, लेकिन इनका लेवल तो लेवल 30 था, तो ये कैसे मरे? यही चीज उसको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। तो डेरेक बोला कि लेवल 30, तो लेवल 30 से क्या ही होगा? तो टॉमी बताता है कि जब इस जंगल में तुम लेवल 30 के होते हो तो तुम्हें कोई चीज भी छू नहीं सकती। तो डेरेक अब एक सीक्रेट को रिवील करता है कि जो पेट वुल्फ को उसने पका के खा लिया था, तो वो तो लेवल 53 का था और वो तो एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर था। तो वो क्या बक रहा है, लेवल 30 तो कुछ भी नहीं है अगर इस टाइप के मॉन्स्टर्स जंगल में फिरते हो तो। इस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद टॉमी बहुत ही ज्यादा घबरा गया और वो बोला कि मुझे जल्दी से जल्दी विलेज वापस जाना होगा और विलेज चीफ रेना को इन्फॉर्म करना होगा कि जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। तो उसकी बातों को सुनकर डेरेक बोला कि हाँ, अगर तुम्हारा विलेज जिंदा बचा हो तो। जबकि एकदम से सीन शिफ्ट हुआ और हमने देखा कि जंगल में दूर कहीं एक डंजन ब्रेक डाउन हो रही थी। उसके करीब एक वुल्फ आता है और उसको सूंघता है। सूंघते वक्त वो कुछ और चीज की प्रेजेंस भी फील करता है और वो अटैक करने के लिए जो ही रेडी होता है तो वो एक गोस्ट घूल था जो कि उसको एक ही वार से मार डालता है। और अब पता चलता है कि जंगल में डंजन ब्रेक हुआ है, इस वजह से डंजन के थ्रू बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ वहाँ आ रहे हैं और डंजन की अनयूजुअल पावर से मॉन्स्टर्स इवॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि जो टॉमी बता रहा था कि जंगल में कुछ अजीब हो रहा है, तो वो दरअसल डंजन ब्रेकडाउन था। जबकि अगले सीन में हम एक खूबसूरत से टाउन को देखते हैं। उस खूबसूरत से टाउन में हम एक खूबसूरत सी औरत और उसकी प्यारी बेटी को भी देखते हैं। छोटी बच्ची का नाम ब्रांडी था जो कि अभी अभी ही एक अवेकनर बनी है। तो वो सिस्टम की पावर को यूज करके अपनी माँ की हेल्प कर रही थी, वो भी घर के कामों में, जो कि देखकर उसकी माँ उस पर बहुत ज्यादा गर्व करती है कि ये उसकी बच्ची आगे जाकर एक अच्छी सी वाइफ बनेगी। मगर वाइफ से ज्यादा ब्रांडी को लेदर वर्क में इंटरेस्ट था और वो अपने लेदर वर्किंग को
इवॉल्व करना चाहती है, मगर इसके लिए उसे एक बीस्ट की स्किन चाहिए होगी। तो उसकी माँ बोली कि अगर वो अपने फादर से नाइसली मांगे तो वो उसे जरूर लेदर दे देगा, जिससे ब्रांडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने स्किल्स को और भी ज्यादा बेटर करने के लिए एक्साइटेड भी। तभी हमें उसके एक डर के बारे में भी पता चलता है, जो कि है जानवरों की खाल उधेड़ना। ये लेदर वर्किंग में एक इम्पोर्टेंट रोल है, जिससे ब्रांडी को बहुत ही ज्यादा डर लगता है और बस उसका नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ब्रांडी को इतना ज्यादा डर एक वजह से लग रहा होगा, इसलिए उस वजह को जानने के लिए हमारा टाइम 2 हफ्ते वक्त में पीछे चला जाता है, जहां हमने उसके फादर को पाया और ब्रांडी को भी। ये ब्रांडी की अवेकनिंग का दिन था और अवेकनिंग के लिए जैसे कि टॉमी ने हमें बताया कि एक मॉन्स्टर को मारना पड़ता है, तो उसके फादर एक क्यूट सा लेवल 10 मॉन्स्टर लेकर आए हैं ताकि ब्रांडी अपने सिस्टम को अवेकन कर पाए। अपने नाम की तरह फ्लफी फॉक्स बहुत ही फ्लफी और बहुत ही क्यूट था, मगर जैसा रोल ब्रांडी अपने लिए चुनी है तो उसमें फ्लफी फॉक्स एक टेरिफाइंग फॉक्स में बदल जाता है। और उस वक्त से लेकर आज तक ब्रांडी को जानवरों की खाल उधेड़ने के बाद उसके साथ नजरें मिलाने तक हिम्मत नहीं होती। वो कहती है कि उसे लेदरिंग तो सीखना है, लेकिन ये काम उससे नहीं होगा। तो उसकी मदर बताती है कि वक्त के साथ साथ वो इसके साथ सेट हो जाएगी, बस उसे रुकना नहीं है। मगर ब्रांडी बोली कि उसे मॉन्स्टर्स को उनकी स्किन में देखना ही पसंद है, ना कि उस टेरिफाइंग स्टेट में। ये तभी अचानक से पीछे किसी चीज की क्रैशिंग की आवाज आती है। पता चला कि ये ट्रेविस है, ब्रांडी का फादर। लेकिन उसकी मदर ट्रेविस को भागता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुई, क्योंकि वो अभी अभी तो शिकार के लिए बाहर निकला था। तो ट्रेविस चिल्लाते हुए ब्रांडी की मदर को कहती है कि ब्रांडी को ईस्टर्न गेट की ओर जल्दी से ले जाओ, बहुत ही बड़ा खतरा है। तो वक्त को ना जाया करते हुए ट्रेविस हाई लेवल मॉन्स्टर्स के बारे में उन दोनों को बता देता है। ट्रेविस को थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी, जो कि दोनों देखकर बहुत ही ज्यादा टेंशन लेने लगे, मगर ट्रेविस उनको टेंशन लेने से मना करता है और ब्रांडी को इस वक्त में अपनी माँ को सुनने का ऑर्डर देती है, ताकि इस मुश्किल वक्त में ब्रांडी को कुछ ना हो। बाद में ट्रेविस मॉन्स्टर को रोकने का जिम्मा लेता है और मेलोरी, जो कि उसकी वाइफ का नेम है, तो उसको ब्रांडी के साथ भागने का ऑर्डर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अगर वो मरे तो उसकी फैमिली भी उसके साथ मरे। उसका फायदा ही क्या कि अगर वो सिस्टम्स के साथ भी अपने फैमिली को बचा ना पाए और रेकलेसली अपने फैमिली को भी मौत के मुंह में अपने साथ फेंक दे। भागते वक्त ब्रांडी मेलोरी से पूछती है कि क्या ट्रेविस वापस आएगा, तो मेलोरी उसकी मदर ब्रांडी को कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। और वो चीफ लियोन को एक एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करती हुई बोली कि उसके फादर ट्रेविस और चीफ लियोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको कुछ भी नहीं होगा। अब चीफ लियोन कौन है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो इसके साथ भी हम जल्द ही मिलेंगे। जबकि अगली ओर हमने देखा कि एक बंदा जो कि विलेज के लोगों को इंस्ट्रक्शन देता हुआ बोला कि रेना का विलेज यहाँ से 1 दिन सिर्फ दूर है, तो 24 घंटों के लिए उनको रुकना नहीं। और कहते हुए उसमें कुछ अजीब सी अकड़ भी थी, जो कि ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि उसके पीछे ही एक वुल्फ आ जाता है, जिसको अब तक उसने नोटिस तो नहीं किया। लेकिन वो बंदा उन सब विलेजर से कहता है कि अगर वो उसको फॉलो करेंगे तो उनको कुछ भी नहीं होगा और पैनिक होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब तक वो उनके साथ है, बस ट्रस्ट द प्रोसेस, वो उससे कहता है और सबको अपना पीछा करने का बोलता है। कि उनको सरप्राइज देता हुआ वो वुल्फ नीचे आ जाता है और वो बंदा उस वुल्फ को देखकर बोला कि धत्तेरी की, आज तो मेरे लगने वाले हैं। और अगले ही पल उसकी बॉडी को एक से ज्यादा वुल्फ घेर लेते हैं और उसको खाने लगते हैं। और बस वो विलेजर्स उस बंदे की चीखों को ही सुन पा रहे थे, बाकी तो उसमें कुछ बचा ही नहीं था। मेलोरी हेल्प तो करना चाहती है, लेकिन अगर वो हेल्प करेगी तो ब्रांडी मुसीबत में फंस सकती है और उसको बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा था। अगर ये सोल्जर भी इन मॉन्स्टर्स के सामने टिक नहीं पाया तो वो क्या ही टिक पाएगी, उसे चोर्स करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। और पूरे ग्रुप में कोई मर्द भी नहीं जो कि इससे लड़ने के लिए सामने आ जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये वुल्फ दानव उनको कच्चा चबा जाएंगे अगर वो अटैक करने के सोचे भी। बस सिर्फ बकरियों की तरह वो लोग खड़े थे, वो भी अपने मौत को बुलावा देते हुए। वुल्फ अगले ही पल उन पर हमला करने लगते हैं और ब्रांडी अपने मदर को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मेलोरी बोली कि ब्रांडी यहाँ से भागो, मैं इनको रोके रखती हूँ। और उस पूरे ग्रुप में कोई भी ऐसा मर्द नहीं था जो कि मेलोरी की मदद करने के लिए सामने आए। सब सेल्फिश थे और अपनी जान को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। ये तभी उनमें से एक वुल्फ मेलोरी पर सीधा हमला बोल देता है। उसके कांटेक्ट में आने से पहले मेलोरी ब्रांडी से कहती है कि भागो और पीछे तो बिल्कुल भी मत देखना। और उस वुल्फ को अपने ऊपर पाकर मेलोरी को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। जब वुल्फ ने मेलोरी को खाना चाहा तो मेलोरी डंडी का इस्तेमाल करते हुए उस वुल्फ के मुंह को बंद होने से रोकती है और उसको खाने
से भी। और ब्रांडी मेलोरी की बात को सुनती हुई पीछे ना देखती हुई सामने बस भागने लगती है। और बेचारी बच्ची को पता नहीं कैसे कैसे वक्त से गुजरना पड़ता है। कुछ ही देर पहले उसने अपने फादर को खोया और अब अपनी मदर को, तो उसे ये मोमेंट किसी नर्क से कम नजर नहीं आ रहा था। अब तक मेलोरी भी ये रियलाइज कर चुकी थी कि ये इन वुल्फ को रोक नहीं पाएगी, बस उसको तो कुछ टाइम निकालना है ताकि तब तक ब्रांडी वहाँ से भाग निकले। और जब उसे पता चले कि ब्रांडी सुरक्षित जगह पहुँच चुकी है तो वो अकेले ही मर जाएगी। मेलोरी का इन लोगों को बचाने का प्लान नहीं था, बल्कि खुद को सेक्रीफाइस करके ब्रांडी के लिए कुछ वक्त निकालने का था। जबकि ब्रांडी पर जब सीन आया तो वो भागती हुई सामने हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ टकराती है, जिसने अपनी पीठ पर टॉमी को बिठाया हुआ था। और वो ब्रांडी से बोला, छोटी बच्ची, जब भागा करते हैं तो सामने देखते हैं, दिखने से तुम लोग मुसीबत में लग रहे हो, तो क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए क्या? तो टॉमी उसको करेक्ट करता हुआ बोला, डेरेक क्या तुम पागल हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि इन लोगों को वाकई में तुम लोगों की जरूरत है, तो तुम पूछ काय को रहे हो? तो डेरेक बोला, हेल्प ऑफर करने से पहले पूछना भी एक अच्छा मैनर होता है। ब्रांडी डेरेक की ओर बड़े ही इमोशनल तरीके से देखकर प्लीज बोलती है और बाकी सब कुछ समझाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि डेरेक ऑलरेडी वो देख रहा है। ब्रांडी टॉमी की ओर देखकर उसको कस के गले लगाना शुरू कर देती है। पूरी सिचुएशन वो एक्सप्लेन करती है, मगर ये सिचुएशन इतनी डेविस्टिंग थी कि वो बस रोती ही चली जाती है। सरप्राइजिंगली अब तक मेलोरी जिंदा थी और ब्रांडी भीख मांगती है, वो भी डेरेक से कि वो उसकी मदर को मरने ना दे। तो डेरेक विद इन अ सेकंड बोलता है ठीक है, और एक फिंगर पॉइंट से वो सामने की ओर अटैक करता है और वो वुल्फ वही का वही मर जाता है। सिर्फ मरता ही नहीं बल्कि वो बुरी तरह से फट भी जाता है, जो कि देखकर मेलोरी को यकीन नहीं आ रहा था कि चीफ लियोन और उसके हस्बैंड के अलावा भी एक पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको कभी देखने को भी मिल सकता है। अभी भी 3 और रहते हैं और वो इन वुल्फ्स को मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट को छीनना नहीं चाहता, तो वो पहले से ही परमिशन मांगता है। तो मेलोरी घबराहट में बोलती है कि एक्सपीरियंस गया भाड़ में, बस इन लोगों को बचाओ और इन मॉन्स्टर्स को इनको मौत के घाट उतार दो। तो ये जानने के बाद कि परमिशन उसको दी गई है, अगर एक्सपीरियंस पॉइंट अब वो छीन भी लेता है तो उसको बुरा नहीं लगेगा। तो वो इस फाइट को लेकर काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख रहा है और वो बोला इसमें तो बड़ा मजा आएगा। तीनों वुल्व्स अब फाइट करने के लिए तैयार थे और वो डेरेक पर हमला कर देते हैं। और डेरेक जिस मॉन्स्टर को वो मार चुका था उसका हाथ उठाते हुए उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। एक तो डेरेक को देख भी नहीं पाता और वो बाकी दोनों वुल्व्स के बीचों बीच गुजर जाता है और वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। और बस उस वुल्फ के पंजे की मदद से वो एक मॉन्स्टर को बिल्कुल सब्जी की तरह काटता है और उसके छितड़े उड़ा देता है, और दूसरे को तो पहले अंधा कर देता है और बाद में उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। मतलब कि तीनों अब मर जाते हैं। लेकिन ये फाइट कुछ ही सेकंड टिक पाई। ये देखकर डेरेक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होकर बोला कि उसने तो समझा कि ये फाइट बड़ी ही मस्त होगी, लेकिन ये तो टिक ही नहीं पाई। अब उसे समझ में आ गया कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये वुल्फ जो कि इन लोगों के लिए एक बड़ी डील है, तो वो उसके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसा कि बच्चे के मुंह से लॉलीपॉप छुड़ाना। अगली ओर हमने ब्रांडी और मेलोरी को देखा। माँ और बेटी के मोमेंट को देखकर डेरेक भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है। ब्रांडी 14 साल की तो है, लेकिन वो बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर्स अगर इतने ही स्ट्रॉन्ग थे तो शायद से फादर सरवाइव ही नहीं कर पाए। लेकिन मेलोरी ब्रांडी को तसल्ली देती हुई बोली कि नहीं, उसके फादर स्ट्रॉन्ग है तो वो बिल्कुल सेफ होंगे, उसको नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए। मगर बाद में मेलोरी डेरेक की ओर देखकर अपने मन ही मन बोलती है, वो ये साफ साफ अपने आंखों से देख सकती है कि चीफ लियोन और उसके हस्बैंड से भी एक ताकतवर आदमी अब वो देख रही है। देयर इज नो वे पॉसिबल कि उसके हस्बैंड और चीफ लियोन इस बंदे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये बंदा खुद में ही एक लीग है। मगर सबसे बड़ी बात कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है, और ये मॉन्स्टर्स ये इसके सामने सेकंड्स भी नहीं टिक पाए। आखिर ये कैसे? मेलोरी डेरेक को अप्रिशिएट करती है, वो भी उन लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन अब वो जानना चाहती है कि आखिर डेरेक कौन है और वो कहाँ से आया है। तो डेरेक टॉमी के सिर पर हाथ रखता हुआ इंफॉर्मेशन देता है कि वो एक ट्रैवलर है जो कि इस बच्चे को उसके घर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है। अगर तुमको भी रेना विलेज जाना है जो कि टॉमी का विलेज है, तो फील फ्री, तुम हमें फॉलो कर सकते हो। और टॉमी एक बहुत ही अच्छा गाइड भी है। मगर टॉमी डेरेक की बात को सुनकर कि विलेज तो अब तक उन मॉन्स्टर्स के भरा हुआ है, वो आखिर एक पूरे विलेज को कैसे इग्नोर कर सकता है। तो डेरेक सिंपली जवाब देता है कि वो इनका नौकर नहीं है, बस उसे टॉमी को घर पहुंचाना है और वो अपने रास्ते निकल जाएगा। किसी की जान बचाने के लिए वो अपनी जान को जोखिम में बिल्कुल भी नहीं डालेगा। ये बात इस जिंदगी ने उसको सिखाई है। और अगर इन मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ से देखा जाए तो ऑलरेडी इनका विलेज तबाह हो चुका है। डेरेक की बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता, क्योंकि अब तक चीफ लियोन और उनके जो
राइट हैंड मैन है, मतलब के मिलोरी के हस्बैंड, तो वो मौजूद है, विलेज अब तक सिक्योर हुआ होगा। इसी उम्मीद में वो थे कि डेरिक उससे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। अब टॉमी डेरिक को खींचने लगता है, वो भी विलेज में जो लोग बचे हो उनकी जान बचाने के लिए। तो डेरिक उससे बोलता है कि सिर्फ मुझे ही तुम वहाँ पर क्यों भेज रहे हो, यहाँ पर बाकी लोग भी तो है, तो तुम्हें सिर्फ मैं ही क्यों नजर आ रहा हूँ। ये नॉट मी जो है, ये नॉट वी में कब बदलेगा। हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट कर रही है क्या। और वो टॉमी को उनके एग्रीमेंट की याद दिलानी देता है कि इंफॉर्मेशन के बदले सिक्योरिटी जो कि वो उसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा नहीं करेगा। वो अनजान पर्सन के लिए अपनी जान को जोखिम में बिल्कुल भी नहीं डालेगा, क्योंकि टॉमी कभी भी इस बात को नहीं समझ सकता कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए उसको किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा। और वो अब तक इसलिए जिंदा है और अब तक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है क्योंकि वो खुद पर ही रिलाई करता है, वो लोगों पर रियलाई नहीं करता, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है, ना कि बाकी लोगों की तरह जो कि लोगों पर बोझ बन जाते हैं। जैसे कि टॉमी, तुम इन लोगों को मुझ पर बोझ डाल रहे हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो खुद को हीरो तो बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करता, वो खुद को बस एक सेल्फिश इंसान बुलाता है, जो कि वो पहले तो नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सीख गया। क्योंकि जब भी वो खुद को मुसीबत में पाता है तो वो दूसरों की जान बचाने के लिए और जान बचाने में पाता है, ना कि खुद से वो खुद को मुसीबत में डालता है। मगर डेरिक बच्चों की तरह बोला कि वो स्ट्रॉन्ग है, उसे मदद करनी चाहिए, ये क्या बकवास वो कर रहा है। तो डेरिक बोला कि बिल्कुल बच्चों की तरह अब तुम बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारी एज है। इससे टॉमी को बड़ा गुस्सा आया और वो उसको गालियां देता हुआ बोला कि वो स्ट्रॉन्ग है, अपनी ताकत को अगर वो इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या उसको ठेला खोलना है क्या। तो डेरिक बोलता है ठेला तो नहीं, लेकिन वो एक कमीना है। बिल्कुल ठीक वो कह रहा है, और इसी वजह से वो आज तक जिंदा है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अगर वो अच्छा इंसान बनता तो वो कब का मारा जा चुका होता। और वो टॉमी का हाथ पकड़कर बोला कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें पहले कमीना बनना होगा, और जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ तो तब तुम हीरोपंती कर सकते हो। इससे पहले अगर किया तो आधी लाइफ तुम्हारी वेस्टफुल जाएगी और तुम मारे जाओगे। और ये इस वर्ल्ड में सरवाइव करने का वो उसे एक बेसिक रोल बताता है। डेरिक जानता है कि टॉमी के लिए ये हार्श रियलिटी को फेस करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन वो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा और ना ही बहाना मार रहा है। बाद में डेरिक टॉमी को अपने कंधे पर बिठाकर के चलो चले, तो टॉमी बोला कि कहाँ चले और वो उसे क्यों उठा रहा है। तो डेरिक उससे बोला, उल्लू के पट्टे अब तक मुझसे भीख मांग रहे थे और अब जबकि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गया हूँ तो क्या तुम सवाल करना बंद कर दोगे। जिसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि टॉमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, वो भी सिर्फ इस रीजन को लेकर कि जो वो अपने सामने देख रहा है तो ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं है, बल्कि ये तो एक रिकवरी मिशन है कि जो बचा है सिर्फ उसको ही वापस लेकर आना है। और डेरिक को अपने साइज से दुगने साइज के मॉन्स्टर को गिराता हुआ देखकर टॉमी हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस और हैरान रहता है कि भला आखिर ये रैंकर कहाँ से आया है और ये किस मिट्टी का बना हुआ है। टॉमी टाउन की इंस्पेक्शन कर ही रहा था कि उसको कोई भी जिंदा नजर नहीं आ रहा था, और अब वो समझ गया कि डेरिक आखिर उसको क्या समझाना चाहता था कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो और दूसरों पर डिपेंड रहते हो कि वो तुम्हारी जान बचाने के लिए आएंगे तो तुम्हारा अंजाम इस तरह होगा। अब डेरिक टॉमी को रुकने का कहता है। टॉमी रुक तो जाता है लेकिन सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, मगर डेरिक फिर भी इंसिस्ट करता है कि वो यहीं पर ही रुके। और अगले ही पल मलबों के नीचे से हम चीफ लियोन को बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा चोटें लगी हुई थी। उनको देखकर टॉमी उनकी ओर भागने लगा, वो भी डेरिक के रूल को ब्रेक करता हुआ, जो कि था एक जगह पर ही रहना और आसपास नहीं भागना। टॉमी पूछने लगा कि चीफ लियोन कैसे हैं, मगर इससे बढ़कर चीफ लियोन को ये समझ में नहीं आ रही थी कि टॉमी यहाँ पर क्या कर रहा है। तब तक वो कुछ और बताते तो टॉमी पीछे ट्रेविस की बॉडी को देख लेता है, और चीफ लियोन ये समझने के बाद कि अब कुछ भी छुपाने का फायदा नहीं है तो वो बोले कि वो हिम्मत से लड़ा और वो कायरो की तरह नहीं मरा बल्कि एक हीरो की तरह मरा है, मगर अफसोस कि अब वो नहीं रहे। डेरिक चीफ लियोन से पूछता है कि उनके विलेज में कोई हीलर नहीं है क्या। तो मालूम हुआ कि छोटे विलेज में अगर हाई क्लास का हीलर आता है तो उसकी रहन सहन का खर्चा चीफ विलेज को उठाना पड़ता है, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और अगर वो कर भी सकते थे तो वो यहाँ पर कभी भी नहीं आता। अब डेरिक से हमें मालूम होता है कि उसके पास एक रिजरेक्शन पोशन है जिससे वो ट्रेविस को दोबारा से जिंदा तो कर सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो बस एक आखिरी सैंपल
बचा हुआ है और किसी पॉइंट पर डेरेक को उसकी जरूरत पड़ सकती है और वो टॉमी के मैसेज से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता कि वो एक हीरो है, उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो हीरोपंती से उसे पहले भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, तो वो दोबारा अपनी गलती को नहीं दोहराना चाहता, मगर इसके बदले वो कुछ ऐसा कर सकता है जिसमें मिलोरी और ब्रैंडी जो है वो लास्ट टाइम ट्रेविस को गुड बाय कह सकती है। तो इतना तो वो कर ही सकता है। अगले सीन में हमने देखा कि मिलोरी और ब्रैंडी ट्रेविस को आखिरी टाइम गुड बाय कहने के लिए आई थी। मालूम हुआ कि अपनी बेटी को अपने सामने देखकर उसमें थोड़ी सी जान बची थी, तो ट्रेविस भी उनको देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ और वो अब सुकून से मर सकता है। मगर अब ये मोमेंट उनके लिए पहले से और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और अपने लास्ट टाइम गुड बाय कहने के बाद सब लोग रवाना हो जाते हैं। टॉमी को देखकर डेरेक बोला कि बच्चे, इनके बारे में ज्यादा मत सोचना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें इस बात की समझ में आ जाएगी और ये तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। इस बात से चीफ लियोन को बड़ा ही गुस्सा आता है कि वो एक बच्चे को इस तरह कैसे कह सकता है, क्योंकि उसने अपने दोस्त के पिता को खोए हुए अपने आंखों से देखा। और वो डेरेक से सवाल करता है कि वो किस विलेज से है, क्योंकि वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा और अगर वो अपनी फुल आइडेंटिफिकेशन नहीं देगा तो अफसोस है कि वो टॉमी को डेरेक के आसपास भी भटकने नहीं देगा। मगर बीच में अब टॉमी बोलता है कि डेरेक सही कह रहा है, ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि उसने अपनों को खोया है, बल्कि उसने तो अपने पेरेंट्स को तक खोया है। और अगर वो सच बताए तो वो थोड़ा बहुत जलन भी फील कर रहा है कि मिलोरी और ब्रैंडी को गुड बाय कहने का मौका तक मिला और उसको तो कुछ भी नहीं मिला और ना ही वो अपने पेरेंट्स की बॉडी को देख पाया। अब इस रिकवरी मिशन में डेरेक ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा भी था, तो वो सोचने लगा कि अब उसके लेवल्स भी बढ़ रहे होंगे। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि लेवल्स के बाद क्लास को चूज करना पड़ता है और बिल्कुल वैसे ही हुआ। डेरेक इस न्यू सिस्टम को लेकर क्यूरियस था कि ये कौन से क्लास को ऑफर करेगा, क्योंकि उसको अपनी पुरानी क्लास ही चूज करनी है। मगर अगले ही पल वो अपने कहे हुए शब्द वापस ले लेता है, क्योंकि नया सिस्टम बहुत ही अच्छे अच्छे क्लास ऑफर कर रहा है। उन सब क्लासेस में से सबसे पहले उसको शैडो ब्रॉलर नामी क्लास अच्छा लगा, जिसमें वो शैडो को कंट्रोल कर सकता है और मार्शल आर्ट्स के तौर पर शैडो की पावर को यूज करके अपने पंचेस और किक्स को और भी ज्यादा इम्पैक्टेबल बना सकता है। दूसरी क्लास जो उसको पसंद आई तो वो पिछले वाले के साथ थोड़ी बहुत सिमिलर है, लेकिन ये वाली बहुत ज्यादा बेटर है। इसका नाम है केओस ग्लेवी, जिसमें भाले का इस्तेमाल किया जाता है और वो भाला अगर सही मटेरियल के साथ उसे अपग्रेड किया जाए तो वो एक टाउन को तो खत्म कर सकता है, वो भी अपने इस क्लास को लेकर। तीसरी क्लास जो उसको पसंद आई तो वो थी इटर्नल गार्डियन, जिसमें वो एक स्पार्टन बनेगा और वो फीनिक्स की पावर को यूज कर सकता है, वो भी अपने एनिमीज को राख में बदलने के लिए। हर एक स्किल एक से बढ़कर एक है, उसको सब चाहिए लेकिन सिर्फ एक ही चुनना पड़ेगा। तो ये डिसीजन वो बड़े ही आराम से लेना चाहता है। मगर तभी एक और चीज उसके आंखों के सामने आई, जिसको देखकर और पढ़कर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये नॉर्मल क्लास तो बिल्कुल भी नहीं है। इस क्लास का नाम है चैंपियन ऑफ द वॉइड। इसको अगर डायरेक्ट चूज करता है तो इसकी एबिलिटीज कभी भी वॉइड में उसको ट्रैप होने नहीं देगी, क्योंकि वॉइड उसकी बॉडी का एक पार्ट बन जाएगा और उसकी बॉडी वॉइड की एक पार्ट बन जाएगी, क्योंकि वॉइड ने उसको एक चैंपियन के तौर पर चुना है। अब वॉइड के साथ उसका रिश्ता नाता बहुत पुराना है। वो इस वॉइड में पूरे 10 सालों तक फंस गया था। 10 सालों तक किसी इंसान के साथ उसने कांटेक्ट नहीं करा, क्योंकि वॉइड उसको बाहर जाने नहीं दे रहा था। और अब जाकर वॉइड ने जब उसको चुना है, वो भी एक चैंपियन के तौर पर, तो अब वॉइड उसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी दे रहा है, जिससे वो वॉइड को कंट्रोल कर सकता है। वॉइड की एंडलेस पावर जो कि लोगों को कंज्यूम करती है, उनको पागल बनाती है, तो क्या वॉइड की पावर को वो ढंग से इस्तेमाल कर पाएगा भी या नहीं? और इतने सालों की मुशक्कतें जो कि वॉइड में उसने फेस करी थी, उसके बदले वॉइड ने खुद को डेरेक के हवाले सौंप दिया, तो वो इस मौके को जाने नहीं देगा। वो बोला कि एक बेवकूफी होगा जो कि इस एबिलिटी को नहीं चुनेगा, और वो सिस्टम के थ्रू इस क्लास को अपने लिए चूज करता है। और जो ही वो चूज करता है तो उसकी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है, जिन्हें देखकर चीफ लियोन और टॉमी तो भागने लगते हैं, क्योंकि वो एक टिकिंग बॉम्ब की तरह लग रहा था कि वो किसी वक्त भी फट सकता है। टॉमी डेरेक के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। वो मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन चीफ लियोन उसे टाइम से रोक लेता है, क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं। प्रोसेस के खत्म होते ही उसे 2 एबिलिटीज मिलती हैं, जिनको डेरेक इसी वक्त ही इस्तेमाल करना चाहता है। और एनर्जी को इस तरह बाहर आता हुआ देखकर और फिर कंज्यूम होता हुआ देखकर चीफ लियोन बोला कि आखिर ये बंदा क्या है, क्या ये एक इंसान भी है या नहीं? और अगले सीन में वो वॉइड कॉल की एबिलिटी को यूज करता है, जिससे ऊपर से एक बीम उस पर सीधा गिरती है, जिसके बाद अपनी बॉडी में वो बहुत बड़ा बदलाव पाता है। उसकी
उसकी ऑरा से ही चीफ लियोन और टॉमी को दिक्कत हो रही थी, वो भी उसके सामने खड़े होने में। और डेरिक तो मजे ले रहा था कि ये कितना इनक्रेडिबल है। तभी आसमान क्रैक हुआ और जो बीम दोबारा गिरी तो चीफ लियोन ऊपर की ओर देखकर बोला कि ये नामुमकिन है। टॉमी के भी सेम एक्सप्रेशंस थे कि ये डेरिक क्या कर पा रहा है। न कि सिर्फ वो बल्कि मिलोरी और ब्रैंडी जो थी उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मगर जो भी हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। मगर जब उस बीम का इम्पैक्ट खत्म हुआ और वो जो चीफ लियोन और टॉमी चेहरा बना के बैठे हुए थे तो उसका रीजन आसमान में डेरिक खुद देख लेता है कि एक वॉइड क्रैक हो रहा है और उससे एक बीस्ट दिख रहा है जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अब डेरिक को अपनी एबिलिटी का पता चल जाता है कि ये वॉइड कॉल आखिर किस चीज को बुलावा देता है जो कि इतनी खतरनाक है कि ये बस कहानियों में लिखा गया है कि वॉइड बीस्ट नामी एक मॉन्स्टर इस दुनिया में रहता है जो कि बहुत रेयरली लोगों को दिखता है और वो आसानी से जमीन पर नहीं आते, मगर वो जब भी आते हैं तो तबाही मचाते हैं। तो वॉइड बीस्ट को देखने के बाद डेरिक के एक्सप्रेशन से साफ साफ ये दिख रहा था कि वो इस चीज के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। वही चीज जिसने अब तक उसको 10 सालों तक कैद रखा हुआ था, तो वो उसको एक इतनी हाई क्लासिफाइड अथॉरिटी देता है कि वो खुद का एक वॉइड बीस्ट भी समन कर सकता है। ये देखकर पीछे के दो बहुत ही ज्यादा हैरान हुए। चीफ लियोन का ये पहली मर्तबा था कि वो एक ऐसे बंदे को देख रहा है जो कि वॉइड बीस्ट को समन कर रहा है, मगर चाहे वो समन उसी का ही क्यों ना हो, लेकिन क्या उसको पता नहीं कि वॉइड बीस्ट कितना ज्यादा खतरनाक होता है। चीफ लियोन उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित थे और वो अब टॉमी से पूछने लगे कि वो आखिर एक ऐसे बंदे से कहाँ मिला, वो वॉइड बीस्ट को देखकर हंस क्यों रहा है, वो भाग क्यों नहीं रहा। तो एक झलक देखकर टॉमी चीफ लियोन से बोला कि अगर गौर से देखा जाए तो वो हंस इसलिए रहा है क्योंकि शायद वो वॉइड बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। जब सीन दोबारा डेरिक भर जाता है तो वो अपने वॉइड बीस्ट की ओर देखकर बोला कि आज के बाद तुम्हारा नाम एशर होगा। तुम एशर की तरह दिखते तो हो लेकिन तुम साइज में छोटे हो, मगर फिर भी वो एशर से काम चलाने के लिए सहमत है। खुद का वॉइड बीस्ट आखिर कौन क्यों ही नहीं चाहेगा। अब डेरिक उसको वाकई में एक पेट की तरह बोलता है कि बैठो। जब उसने दूसरी मर्तबा एशर से बोला कि बैठो तो एशर उसी को ही मारकर पीछे फेंक देता है। इसका इम्पैक्ट तो बहुत ही ज्यादा था। ये देखकर टॉमी कुछ करना चाहता था लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत वीक है। इसलिए तो चीफ लियोन उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो खुद को मौत के मुंह में ना डाले। एशर के हिट करने के बाद जब डेरिक उठता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो एशर से बोलता है, एशर तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा क्योंकि तुम एक खतरा हो। इससे पहले उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाए तो डेरिक उन दोनों से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि अगर एक बारी वो इसमें फंस जाते हैं तो वो रुकावट बनेंगे और तीनों ही मौत के घाट उतर जाएंगे। ये सुनते हुए वो दोनों उल्टे पैर भागने लगते हैं और उनके जाने के बाद डेरिक बोलता है कि मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं देखना चाहता, वो कांटा बनेगा तो मुझे ही मुश्किल होगी। मतलब के साफ साफ इस डायलॉग से मतलब है चीफ लियोन और टॉमी उसके लिए एक बर्डन है अगर वो इस तरह पीछे से उसकी फाइट को देखते रहे, क्योंकि वो ऑल आउट अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो भी एशर जैसे वॉइड बीस्ट के खिलाफ। अपने सिस्टम के थ्रू जब वो उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि इसका लेवल कितना है तो सिस्टम वॉइड बीस्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाता और एरर दिखाता है। इसी वजह से सिस्टम से उसको नफरत है कि वो हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाता है जब भी किसी नई चीज से उसका सामना हो। और एशर के कजन मतलब कि वो पुराने बीस्ट की बात कर रहा है, जब वो वहां से बाहर निकलना चाहता था और उसने सामना किया था तो उस पर खरोच भी वो नहीं ला पाया, तो वो देखना चाहता है कि एशर को वो कैसे संभालता है। मगर एशर भी अगर उसी तरह ही होता है तो यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं करनी, एक गलती करोगे तो सीधा मौत के मुंह में हाथ डालोगे। और अब दोनों का आमना सामना शुरू हो जाता है। डेरिक जो कि फुल स्पीड से एशर पर हमला कर रहा था तो एशर डेरिक के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है और बाद में उसके अटैक को हेड ऑन अपने एक हाथ से रोक लेता है। ये देखकर डेरिक बहुत ही ज्यादा चौंक गया और सोचने लगा कि क्या ये पहले वाले से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्या, क्योंकि इसने स्पेयर को अपने सिर्फ हाथ से पकड़ा हुआ है। डेरिक जब डिस्ट्रैक्ट हुआ तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए एशर नीचे से उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण वो डेरिक को हवा में उछाल देता है और इम्पैक्ट इतना हैवी था कि उसके मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। और वो बोला कि आखिर ये कौन सी बला है। एशर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इसको जानकर डेरिक भी खुद को क्वेश्चन करने लगता है कि क्या वो एशर को अकेले संभाल
संभाल भी पाएगा या नहीं, ये वो सोच ही रहा था कि एशर उछलकर उसके पास आ जाता है। मतलब कि वो डेरिक को नीचे लैंड भी नहीं होता देखना चाहता और अगेन अटैक करके उसे हवा से नीचे जमीन पर फेंक देता है। और ये वाला अटैक भी बहुत ही ज्यादा हैवी था क्योंकि जमीन ही क्रैक होने लगती है। इस अटैक से लगभग डेरिक अनकॉन्शियस हो जाता है और साथ में जो ब्लड फ्लो था वो भी उसके मुंह से अब तेजी से निकल रहा था। अब एशर हवा से ही तेजी में उसके पास आने लगता है, मगर डेरिक को लगता है कि अगर वो इसी तरह ही मरने का नाटक करेगा तो शायद एशर उसे छोड़ दे। मगर एक और हैवी ब्लो एशर अपनी तरफ से डेरिक पर दोबारा करता है, मगर इस वाले अटैक को डेरिक तो डॉज कर लेता है क्योंकि अब उसने ये रियलाइज कर लिया है कि इस तरह बीस्ट के सामने मरने का नाटक करने का कोई भी फायदा नहीं है। और अगर वो थोड़ी देर और वहाँ पर रहता तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो उसकी मुंह से निकल आते। अब एशर डेरिक को ओवरवेल्म कर रहा था, हर एक अटैक डेरिक को लग रहा था, जिसकी वजह से सिस्टम उसको बार बार नोटिफिकेशन भेजता है कि हेल्थ 20% नीचे गिर गई है। ये देखकर इतनी डेस्परेट सिचुएशन में वो मेडिटेशन स्किल को ऑन करता है ताकि अपने हेल्थ को वो रिकवर कर पाए। लेकिन मजाल है कि एशर उसको मेडिटेट करने का मौका भी देता है और अब टॉप प्रायोरिटी ये बनती है कि इस एशर से खुद को कैसे दूर करे, ना कि इसको कैसे हराए, क्योंकि पहले हेल्थ को उसे रिकवर जो करना है। अब हेल्थ 19% पर आ गई थी, मगर एशर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सेम डेरिक भी जो कि 19% की हेल्थ पर है, मगर फिर भी वो उसके अटैक का काउंटर भी देता है। दोबारा से एशर डेरिक के स्पीयर को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है जो कि लगभग उसको लग ही चुका था और उसको बड़ी जोर से साइड करता हुआ उसे बड़ी जोर से मारता है, जिससे उसका हेल्थ अब 18% पर आ चुका था और लगातार नोटिफिकेशन से हेल्थ 16% तक आ जाता है। काउंटर तो वो करता है लेकिन उसका काउंटर एशर हमेशा रोक लेता है और अब ब्लड फ्लो हर एक ब्लो के साथ ज्यादा हो चुकी थी। हर एक अटैक के साथ साथ हेल्थ बार नीचे जाती है और अब तक वो 14% पर आ चुकी थी। और इस सब नजारे को टॉमी पीछे से देख रहा था और वो रो रहा था और वो प्रार्थना करता है कि डेरिक को कुछ भी ना हो, क्योंकि वो पहला एक ऐसा रैंकर है जिसने टॉमी को अच्छी तरह से ट्रीट किया, इसलिए वो उसको खोना नहीं चाहता। मेलोरी और ब्रैंडी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो चीफ लियोन से पूछने लगे कि क्या हो रहा है, तो चीफ लियोन बोला कि समझाने का वक्त नहीं है, बस भागो, बाद में सब कुछ बता दूंगा। और पीछे ना मुड़ते हुए सब लोग भाग रहे थे सिवाय टॉमी के, जो कि आशा करता है कि डेरिक जिंदा हो। मगर अगले ही पल जब सीन दोबारा एशर पर गया तो वो अपने हाथ में वॉइड ब्लास्ट को बना रहा था और बस उस पर लगभग छोड़ने ही वाला था कि इससे पहले डेरिक उसे देख लेता है। और वो बोला नहीं, ये नहीं, क्योंकि अगर इस अटैक को वो हेड ऑन लेता है तो वो ऑलरेडी ही बहुत ही ज्यादा कम एचपी पर है। ये अटैक अब जानलेवा हो सकता है, मगर चाहकर भी उसे काउंटर करने का मौका नहीं मिला और हेड ऑन वो अटैक को लेता है। मगर मिली सेकेंड पहले वो मेडिटेशन और रिजनरेशन ओपन करता है, जो कि काम तो नहीं आएगी लेकिन फिर भी वो इम्पैक्ट को कम करने में और हेल्थ को रिगेन करने में मदद करेगी, जो कि बस डेरिक की थिंकिंग थी। ये काम करेगा या नहीं ये तो इस अटैक के बाद ही डेरिक को पता चलेगा कि वो जिंदा है या फिर एक मुर्दा बन चुका है। और देखते ही देखते हेल्थ बार जो थी वो 7% पर आ चुकी थी। डेरिक को अब रियलाइज हो चुका था कि उसे एक ऐसी चीज चाहिए जिससे वो फाइट बैक कर सके, कि तभी फाइनल ब्लो से उसे सिस्टम एक नया स्किल देता है और यही स्किल अब इस वक्त में डेरिक को चाहिए। और सिस्टम नोटिफिकेशन को देखकर उसको यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद दिखती है। इस न्यू स्किल के साथ साथ जो पिछली वाली पुरानी स्किल भी है वो भी मर्ज होने लगती है, जिससे डेरिक को पिछली बार की तरह एक झटका लगता है जो कि इतना तेज था कि अब तक वो मार खा रहा था और ऊपर से ये झटका तो वो लगभग बेहोश हो जाता है। जो ही स्किल यूज करने के लिए रेडी हो जाती है तो एशर जो कि अब तक उस पर हमला करते जा रहा था तो डेरिक उस पर टूट पड़ता है और वो भी इतनी तेज से कि एशर को कैचअप करने में अब दिक्कत हो रही थी। हर एक स्लैश अब डेरिक का एशर को काफी गहरा घाव देता है और अपने आखिरी वार से जब वो उसको बीच से काटने की कोशिश करता है तो हिस्ट्री दोबारा खुद को रिपीट करती है और वो उसके अटैक को दोबारा से रोक लेता है। मगर इस बारी डेरिक हिम्मत नहीं हारता और वो बोलता है कि थोड़ा सा बस और मैं इसको बीच से काट दूंगा। मगर उसने नोटिस किया कि एशर की एबिलिटी वॉइड है जो कि उसके अटैक को न्यूलीफाई कर रही है, मतलब कि बेकार बना रही है। तो ये देखकर अब एक और स्किल उसके पास रहती है जो कि अब तक उसने इस्तेमाल नहीं करी और चैंपियन ऑफ द वॉइड की क्लास से उसको जो मिली थी तो वही एबिलिटी वो उस पर इस्तेमाल करता है जिसका नाम है वॉइड चैनल। इससे वो वॉइड की पावर को इस्तेमाल कर सकता है और आग का जवाब आग से ही देता है, मतलब कि वॉइड पावर का जवाब वॉइड पावर से ही वो देता है, मगर साथ में अपनी हिम्मत और अपनी पिछली पावर को भी यूज करके, जिसके बाद वो थोड़ा सा और दम लगाता है और गुस्से में चिल्लाता हुआ आखिरकार वो
एशर को काट देता है। ये फाइट उसके लिए पहली बार बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। पिछली बार उसने वुल्फ्स के साथ फाइट की थी जिसमें मजा नहीं आता, मगर ये वाला जो अटैक है और ये वाली जो फाइट है इसमें उसको बड़ा ही मजा आया। डेरेक आसमान की ओर देखकर कहता है कि फाइनली मुझे फाइट लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आया, वो भी बहुत सालों के बाद। और इसके साथ कुछ और स्किल्स भी अनलॉक होने लगती हैं क्योंकि वो लेवल अप जो कर रहा था। अब और कितनी स्किल्स को वो अनलॉक करेगा तो ये तो स्टोरी में आगे हमें पता चल जाएगा, मगर अब तक जितनी भी ये स्टोरी है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और हमने देखा एक अनजान से दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। दरवाजे के उस पार आवाज आती है कि तुम अंदर आ सकते हो। दरवाजे पर जो दस्तक दे रहा था तो वो बटलर था जो कि अपने पैट्रियार्क से मिलने के लिए आया था। ये पैट्रियार्क जो होती है वो एक वुमेन थी और बटलर उसके पास एक न्यूज को लेकर आता है जो कि वो कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि मैम पैट्रियार्क जो है वो इसको सुनने में बड़ी ही दिलचस्प होगी और ये जानकर उन्हें बड़ी हैरानी होगी और मजा भी आएगा। बटलर उसको एक बुक हवाले करता है जिसका नाम है द क्राउन और उस बुक में एबनॉर्मल पोर्टल्स जो होते हैं तो उनकी डिटेक्शन के सब डिटेल्स पड़ी हुई हैं। उस किताब को देखकर पैट्रियार्क बोलती है कि एक वॉइड बीस्ट, तो उनका बटलर कहता है कि हाँ विदाउट अ डाउट एक वॉइड बीस्ट। और पैट्रियार्क बोली कि वाकई में तुम जो ये चीज मेरे पास लेकर आए हो तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और इस खबर के सुनते ही पैट्रियार्क बोली कि जल्दी से जल्दी एक हंटर को वहां पर भेज दो और पता लगाओ कि वो वॉइड बीस्ट अब कहां पर है। हम पैट्रियार्क को तो हाफ देख चुके हैं लेकिन इसका चेहरा अब तक हमने नहीं देखा, जो कि हमें बाद में तो दिख जाएगा, मगर इसका कैरेक्टर डिजाइन कैसे होगा मैं उसको जानने के लिए बड़ा ही बेताब हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस विलेज के जितने भी मेंबर्स थे ना तो वो जंगल के एक सेफ जगह पर खड़े थे। कुछ देर के बाद उनमें से जो एक औरत होती है वो पीछे मुड़कर नोटिस करती है कि ये तो और कोई नहीं बल्कि चीफ लियोन है। और चीफ लियोन के साथ साथ वहाँ पर मेलोरी, ब्रैंडी और टॉमी जो कि बहुत ज्यादा थक चुका है वो भी मौजूद है। अब इन मासूम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर चीफ लियोन यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब वो उनको लेने के लिए आए हैं, मतलब कि उनकी जो विलेज है वो सही सुरक्षित और सलामत है। और एक औरत तो ये कहती है क्या विलेज में सब लोग ठीक तो है ना, और वो कहाँ पर है। एक साथ काफी सारे सवाल चीफ को सुनने को मिलते हैं और यही रोल होता है एक विलेज चीफ होने का। वो बात को कैसे शुरू करे उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वो एक्सेप्ट कर लेता है कि छिपाने का क्या ही फायदा क्योंकि जगह ही पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो वो मायूसी से नीचे देखकर बोला कि सब कुछ तहस नहस हो गया और कोई भी नहीं बचा, एक घर तक भी सही सलामत नहीं बचा और हम वापिस नहीं जा सकते, जाने को कुछ बचा ही नहीं है। सब लोग इस बैड न्यूज को सुनकर बड़े ही शॉक हुए, लेकिन अब उनको रियलिटी को फेस करने का और इसको काउंटर करने का और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। उनके चेहरे पर हम उदासी, मायूसी और डर सब कुछ देख पा रहे थे और चीफ भी ये देख पा रहा था और वो उन सब से झुककर माफी मांगता है कि एज ए चीफ ऑफ योर विलेज मैं तुम लोगों को और तुम्हारे चाहने वालों को और तुम लोगों की रहने की जगह को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसके लिए मुझे कहीं दिल से आप लोगों से माफी मांगनी है। यहाँ तक के वो इतना ज्यादा मायूस होता है कि वो ये एक्सेप्ट करता है कि उन लोगों के साथ उसे भी मर जाना चाहिए था क्योंकि उनकी मौत का जो ये बर्डन है तो वो हमेशा हमेशा के लिए इसे याद रखेगा। तभी उसको थोड़ा सा दिलासा देता हुआ हमारा डेरेक वापस आ जाता है जो कि बोला खुद पर इतना ज्यादा कठिन होने की जरूरत भी नहीं है, तुमसे जितना हो पा सकता था तुमने वो किया। टॉमी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और डेरेक से बोलता है कि तुम तो जिंदा हो। मैं ये देखकर बड़ा ही खुश हूँ क्योंकि टॉमी ने चीफ लियोन की बातों को सुनकर ये कब का एक्सेप्ट कर चुका था कि अब शायद वो वापस नहीं आएगा क्योंकि वो मॉन्स्टर को चीफ लियोन काफी ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहे थे कि एक वॉइड बीस्ट के सामने खड़ा हो पाना ऐसा है जैसे कि बैंस के आगे बीन बजाना कि आ बैल मुझे मार। मगर टॉमी जो कि डेरेक को हक कर रहा था तो डेरेक टॉमी की ओर देखकर बोला ऑफ कोर्स मैं जिंदा हूँ मेरी जान। अब ये मत कहना कि चीफ की बातों को सुनकर तुम्हें ऐसा लगने लगा कि मैं मर गया हूँ। होपफुली तुम मुझे इतना कमजोर नहीं समझते होगे, राइट। तो टॉमी कुछ ना छुपाते हुए बोला कि लगभग वो उनकी बातों में आ ही चुका था, लेकिन अब बस ये मैटर नहीं करता कि उसको लगा कि ये मर गया है या नहीं, लेकिन वो यहाँ पर उसको अपने सामने देख रहा है तो इससे बढ़कर और क्या ही चीज हो सकती है। अब डेरेक इसके बाद मेलोरी के पास जाता है कि मेलोरी तुम्हारा नाम ही था ना और ये तुम्हारी बेटी ब्रैंडी है, तुम लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। मेलोरी और ब्रैंडी डेरेक की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो डेरेक सॉरी कहता है जिनको भी उन्होंने खोया है और ट्रेविस को भी उन्होंने जो खोया था, मगर उनके लिए गुड न्यूज ये थी कि जो
उसके साथ ब्रेसलेट है तो इसमें वो बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ आने से पहले उसने ट्रेविस की बॉडी को स्टोर कर लिया था ताकि वो ट्रेविस को एक अच्छा सा फ्यूनरल दे पाए। बस इतना ही वो कर सकता था, मगर अभी नहीं, जब तक वो लोग सेफ जगह पर पहुंच नहीं जाते। फ्यूनरल का सुनकर मेलोरी और ब्रैंडी चौंक हो गए कि आखिर वो बंदा उनकी मदद क्यों कर रहा है जो कि अब तक उनके लिए जान दांव पर लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। तो इतना बड़ा काम वो उसके लिए कैसे कर सकते हैं। थैंक यू के अलावा और कुछ था नहीं उनके पास कि वो उन्हें दे सके। बस वो डेरिक से थैंक यू ही बोलते हैं कि वो बहुत ही दयालु है, और डेरिक भी इस काम के बदले कुछ नहीं चाहता था और उसने भी सिर्फ नोड करके बोला कि थैंक यू सो मच मुझे दयालु बुलाने के लिए, वैसे मैं हूँ भी नहीं। अब रात का सीन होता है और हम देखते हैं कि सब लोगों ने कैंप फायर लगाया हुआ था। चीफ लियोन सब लोगों से यही कहते हैं कि आग के करीब रहना, यहाँ वहाँ मत जाना, क्योंकि अब कोई भी जगह सेफ नहीं बची। मगर इसके अलावा अपने डेड कॉमरेड्स की उदासी उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी कि अगली ओर टॉमी डेरिक से पूछता है कि उस वॉइड बीस्ट का क्या हुआ। तो डेरिक उससे बोलता है, हाँ वो बड़ा सा चीज, मानता हूँ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो मेरे सामने पानी कम चाय था, मगर एज टू बी श्योर वो बाकी मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा अलग है। मगर अब वॉइड बीस्ट को हराने के बाद अब मुझे एक ताकतवर रैंकर मत समझना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो कि वॉइड बीस्ट को हरा सकते हैं। तो टॉमी बोलता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल ही अलग हो, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा कहती थी कि वॉइड बीस्ट सालों में आते हैं और जो भी उन्हें हराता है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा इंसान उन्होंने देखा नहीं जो कि वॉइड बीस्ट से फाइट में जीता हो। तो ये उसके लिए फर्स्ट टाइम था। अब गॉसिप में मेलोरी भी बीच में आ जाती है और वो टॉमी की साइड लेती हुई बोलती है कि टॉमी ठीक कह रहा है। तो डेरिक बोलता है कि लगता है उसने कुछ वीक वॉइड बीस्ट को ही समन किया होगा, इस वजह से वो लकी था। मगर सवाल मेलोरी यहाँ पर ये करती है कि उसने वॉइड बीस्ट को समन कैसे करा। तो डेरिक बोलता है अगर ये समझाने के लिए मैं बैठ गया ना तो बहुत दिन गुजर जाएंगे। और अब अगली सुबह उन लोगों के जाने का वक्त हो गया। जाने से पहले हमने ब्रैंडी को देखा जो कि डेरिक का हाथ पकड़ के उससे कुछ एनिमल्स मांगती है जो कि उसके ब्रेसलेट में है। और उसे कैसे पता चला, तो ये टॉमी से उसे पता चला है। वो अपने पैशन के बारे में भी डेरिक को बताती है। तो डेरिक मानकर उसे एक रैबिट दे देता है। बाकी भी उसके साथ मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़े हैं। एक सेफ जगह पर जाकर वो उन सबको उसे दे देगा, जिसके लिए ब्रैंडी उससे थैंक यू बोलती है। मगर इन सबको मांगने का वो रीजन भी पूछता है। तो उसको अपने फादर की कही हुई बातें याद आती हैं कि अगर वो ये सीख लेती है तो अच्छे आर्मर बनाकर वो लोगों को मरने से बचा सकती है। तो अपने डेड फादर की विश को पूरा करने के लिए उसे लेदरिंग वर्क पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। और ये कहते हुए वो बहुत जोर जोर से रो भी रही थी। तो उसको देखकर डेरिक मायूस होकर बोला कि आखिर इस मोमेंट में तुम खुद को कैसे कंट्रोल करते हो ये तुम पर निर्भर होता है, और एक बारी अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। तुम्हें वर्ल्ड की हार्श रियलिटी के बारे में पता चल जाता है कि ये जगह नर्क है।